अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ, आपको समझाना हूँ, वो है ओम्स लॉ। इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था, सेकेंड ईयर के एतबार से जो बताया था मैंने आपको, सीरीज पैरेलल में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में बताया था। केवीएल क्या होता है कि किसी भी वोल्ट जो कंडक्टर है, क्लोज लूप है, उसका जो वोल्टेज है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो। जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, जिनका तमाम सम लेंगे वो ज़ीरो हो। ठीक है। आज मैं बताऊंगा ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ बेसिकली एक कंडक्टर पे बेस करता है, जिसमें हम वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक मैं कंडक्टर बनाता हूँ। एक सिंपल कंडक्टर है। यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ पर हमने R1 है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने ग्राउंडेड है। मैं बात करता हूँ कि अब फिलहाल ये रेजिस्टेंस स्किप कर दें। सिंपल एक बैटरी है और एक ग्राउंडेड है। बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव है। जब इस पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई होने से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के पैदा होने से इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव से इस तरह जो डायरेक्शन है, इस तरह इस सर्किट में सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार जो है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मीन चार्जेस की मिकदार जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी। फ्लो होने की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव में आयोनाइजेशन का अमल होगा, पोलराइजेशन का अमल होगा। इस तरह ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज के पैदा होने से ओम्स लॉ बताता है कि करंट भी प्रोड्यूस होता है। कि अगर किसी सेमीकंडक्टर में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करें तो करंट भी उसमें प्रोड्यूस होगा, इन केस ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में इमिट होंगे तो इनसे करंट पैदा होगा, जिसको हम ओम्स लॉ में ये पढ़ते हैं। ठीक है। कि ये हमें बताता है कि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है। जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, जो मुहैया हुआ है हमें, जो करंट अखज़ किया है हमने, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन अगर इस सेमी कंडक्टर वोल्टेज का 10 वोल्टेज था, इसका वोल्टेज जो है 10 वोल्ट था, करंट भी हमारे पास लेट सपोज 3 एम्पेयर है। ठीक है। अगर मैं इस बैटरी को 12 वोल्ट कर दूं तो ये भी बढ़ जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। डायरेक्टली इसका साइन हमें यही बताते हैं। इन केस ऑफ 9th मैट्रिक्स हमें ये बताया कि एक डायरेक्टली का मतलब है एक चीज़ राइज होगी, इंक्रीमेंट आएगा, दूसरे में भी इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है। इट्स मीन कि अगर वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, करंट भी बढ़ेगा। इन केस ऑफ अगर हमें कहीं पर वोल्टेज की मिकदार को बढ़ाना पड़ जाए तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्यों? ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। और डायरेक्टली के साइन को हटा के एक कांस्टेंट यूज होता है आर, जिसको हम कहते हैं वेयर आर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है एक रुकावट है करंट की। देखिए, अगर इस करंट का जो करंट में जो कन्वेंशन आ रहा है, कानून ये है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू होगा। मैं आपको बोलता हूँ कि जो आम घरों में जो 220 वोल्ट एसी यूज़ होता है, डीसी नहीं एसी है, वो अप्रोक्सीमेटली आपने कभी नोट किया होगा, किसी और के घर में करेंगे तो एग्जैक्टली 220 नहीं होगा, मिनिमम या 250 240 260 पर होगा, मिनिमम 220 कहीं पर नहीं होगा।
कुछ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ये रेजिस्टेंस ऑब्जॉर्व कर लेता है। रेजिस्टेंस हम यूं लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ये किसी भी करंट की रुकावट है कि ये करंट जो है डायरेक्टली इमिट ना करे किसी और सर्किट में। देखें, सर्किट ब्रेकर जैसे घरों में यूज किया जाता है कि फेस 1 फेस 2 पे एकदम जो बिजली का लोड भर जाता है, कभी 1000 हो जाता है, फिर 500 वगैरह, तो चीजें जलने खत्म हो तो सर्किट ब्रेकर लगा दिया जाता है। उसमें मिले ऑफ ट्रांजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, शंट रेजिस्टेंस है, पीएलसी, फिर इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट डिजाइन होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस जो है ये एक टेंडेंसी है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को क्या करती है, शंट आउट। शंट रेजिस्टेंस आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर क्या होता है सारे जाके उसके बारे में हम ब्रीफली आज पढ़ेंगे। इसको डिनोटेड करते हैं आर से। इसका यूनिट इज ओहम, ये ओहम है, ठीक है। अब देखें, मैं एक सर्किट बनाता हूँ, मैं एक सेमीकंडक्टर बनाता हूँ। मैं इसका बोलता हूँ रेजिस्टेंस मालूम करें, वोल्टेज मैंने दे दिया आपको 2 वोल्ट, करंट भी आपके पास है 2 एम्पेयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। अब फार्मूले को ड्राइव करना है, आई आर, आर को इधर ही रहने दे, आई मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और V इज इक्वल टू आई। तो आर हमारे पास है, आर हमने मालूम करना है, वोल्टेज 2 है और 2 एम्पेयर, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 वोल्ट एम्पेयर। 1 वोल्ट एम्पेयर को भी हम क्या कहते हैं, ओहम। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओहम। अभी 1 ओहम मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मैं बोलता हूँ कि इसका करंट मालूम करें, करंट कितना एम्पेयर होगा। तो अकॉर्डिंग टू वही ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। अभी हमने आई कैलकुलेट करना है, तो V ओवर आर इंटू आई, और आई विल बी इक्वल टू V ओवर आर। सो द आई विल बी, वोल्टेज हमारे पास कितना 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 1, आई कितना हमारे पास आ गया 2 एम्पेयर, जो इधर 2 ही एम्पेयर आ रहा था। अब मैं बोलूँ आपको वोल्टेज कैलकुलेट करो, वोल्टेज कितना होगा, तो आप कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर। वी इज इक्वल टू आई हमारे पास कितना है 1, आर हमारे पास कितना है 1, V हमारे पास आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, तो 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हमारे पास कितना है, ठीक, सॉरी 2, आई की वैल्यू क्या है 2, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट ही हमारे पास वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर हम एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि वेदर जो हमने कंजप्शन अज्यूम की थी एक वैल्यू से, हम 3 फार्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं कि वोल्टेज के लिए ओम्स लॉ का फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर होगा, रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला V डिवाइडेड बाई आई होगा, करंट के लिए V डिवाइडेड बाय R होगा। ये एक सिंपल सी डेरिवेशंस है फार्मूले की जो अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ जो है बेसिकली सीरीज पैरेलल में ऑल current across all the voltage, current across all the resistance will be same। सीरीज में रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है। जब हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें, जो भी उनमें लगे हों डिवाइसेस, वेदर इट्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, सेमीकंडक्टर, बीजीटी, FBGT, BGT लगाओ, सी मॉसफेट हो, जो भी हो, हत्ता कि मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर भी है, कम्प्लेक्स जो सर्किट डिज़ाइन है वो भी हो, उनमें यही रूल होता है कि पहले हमने कंपोनेंट्स को देखना है, ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट एक आप एक डिवाइस के आगे मालूम कर लें, आल डिवाइसेस का क्रॉस वही होगा करंट। वोल्टेज डिफरेंट होगा, बल्कि करंट आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स। फिर पैरेलल में मैंने बताया करंट डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा। ये आपको सर्किट से बनाना है। जैसे ये देखिए रेजिस्टेंस सीरीज में मैं एक और सर्किट बना लूं, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो,
आपको सर्किट देखते ही पता चल जाएगा। ये तो इसके साथ सीरीज में, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो आपने इनको पैरेलली सॉल्व करना है इक्वेशंस को। ठीक है, जो सीरीज का अलग है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला पैरेलल में अलग है। ठीक है, डिफरेंट कम्बिनेशंस में डिफरेंट ऑब्लिक्यूज वगैरह यूज होते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं इन्हीं का 3। ये ओम्स लॉ बेसिकली अप्लीकेबल है जहां पर हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट की बात करते हैं। और ये एक सेमी कंडक्टर या क्लोज लूप कंडक्टर में यूज होता है, जहां पर टेम्परेचर और ऑल द कोफिशिएंट वेरिएबल जो हैं वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तहाँ वहां पर ये एप्लीकेबल है ओम्स लॉ। इसकी एक मैं मिसाल आपको देता, एक सर्किट बना लेते हैं। एक कॉम्प्लिकेटिव सर्किट है जो आप लोग के लेवल पे मैंने एक ड्राइव किया है। करंट कैलकुलेट करें। ठीक है, करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने ओम अकॉर्डिंग टू हमने ओम्स लॉ को देखना है। ठीक है, ओम्स लॉ बेसिकली जो फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, हमने आई कैलकुलेट करना है, तो सो द V ओवर आर। हमारे पास V तो है लेकिन R नहीं है। ठीक है, देखें, ये इसको कहते हैं हम इक्वलेंट सर्किट बना ले, इक्वलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लें। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस R1 को ले लें फिर आई कैलकुलेट करें, इस R2 को ले लें आई कैलकुलेट करें, फिर नहीं। टोटल सर्किट का मैं बोल रहा हूं करंट मालूम करें, IT। ठीक है, रिमेंबर ये इसके साथ सीरीज में है और R2 R3 के साथ सीरीज में है। सो द 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं कैलकुलेशन की वजह से इन सब को ना 1 कह लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है मेरे पास। मैं इनको एक 1 सबको नाम दे देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का रेजिस्टेंस का फार्मूला ये है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। 1/1 कितना होगा, 1 1 1, ये हो गया 3। 1/RT, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/R3। 1 को इधर रखें, इशारे 0.0 लगाएंगे, 3 1 3, फिर 1 बच जाएगा, फिर 3। सो RT हमारे पास आ जाएगा 0.33 ओम। ठीक है, ये हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दिया है इस सारे सर्किट का। अब हमने करंट कैलकुलेट करना है, टोटल करंट। सो द VT ओवर RT, VT हमारे पास है 12 वोल्ट और ये हमारे पास है 0.33 ओहम। सो द IT हमारे पास आ जाएगा, लेट सपोज जो भी वैल्यू होगी इसको आपने डिवाइड करना है 12 को 0.33 ओहम को। जो भी सब वैल्यू आएगी मैं आप लोग कैलकुलेशन कर लें, आप लोग को समझ आ जाएगा, IT आ जाएगा। फिर मैं आपको बोलूँ, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसका आप टोटल रेजिस्टेंस तो आपने निकाल लिया, मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस मालूम करो, रेजिस्टेंस अक्रॉस R1। लेट्स सपोज, चले रेजिस्टेंस को भी छोड़ दें, मैं बोलता हूँ I2 के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करो। I2 के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करने के लिए वही ओम्स लॉ लेंगे। I2 कैलकुलेट करना है तो वोल्टेज V2 लेंगे और रेजिस्टेंस R2 लेंगे, तो I2 हमारे पास आ जाएगा। स्पेसिफिक पॉइंट पे जिसका करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस लेना है तो उसी की वैल्यूज यूज करेंगे किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर। अगर होल सर्किट की बात करना है तो सबको इन्वॉल्व करेंगे हम कैलकुलेशन में, जैसे कि रेजिस्टेंस के केस में किया है। तो V2 हमारे पास वोल्टेज इन
पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज 12 ही लगेगा, ये 1 लगाएगा, तो I2 इसमें कितना होगा 12 एम्पेयर। ओके, फिर मैं बोलूं I3 के अक्रॉस आप मालूम करें स्पेसिफिक पॉइंट पर स्पेसिफिक वोल्टेज है और स्पेसिफिक उसकी रेजिस्टेंस है। इन केस ऑफ वोल्टेज भी उतना है, रेजिस्टेंस भी उतना है। ये इस वजह से इक्वल आएगा क्योंकि इन तीनों की रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। आप यहाँ पर टू देखें, केल्विन, किलो ओहम, मेगा ओहम इस तरह के यूज होते हैं, आल्दो ये रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। फिर आगे जाके कैपेसिटर की बात आएगी, कैपेसिटर में माइक्रो फराड है, पिको फराड है, नैनो फराड है, ठीक है। वो उसमें फिर मेगा फराड वगैरह जो आते हैं वो सारे यूज होंगे। बेसिकली आज का लेक्चर जो है आपको सिंपल बताना ये था कि बेसिकली 3 फार्मूलाज को ड्राइव कैसे करते हैं, ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है। ओहम्स लॉ का बेसिकली एक एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है। ग्राफ जो है देखें, ग्राफ जो है उसका वो स्ट्रेट लाइन पर होता है, या वोल्टेज के अक्रॉस और करंट के अक्रॉस आप ग्राफ ले लें, वो स्ट्रेट लाइन ये शो करता है कि यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट लाया है, जितना आप वर्ड्स 1 2 3 4 जितना आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट में भी उतना इंक्रीमेंट आता जा रहा है। जिस ग्राफ को हम जिसको हम हाइपरबोला पैराबोला नहीं कहते, एलिप्स की शेप में नहीं है, ये एक लीनियर ग्राफ है जिसको लिनियरिटी ग्राफ कहते हैं। तो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि द ग्राफ ऑफ ओहम्स लॉ इज ओबे लीनियरिटी, हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स की शेप में। तो आपने लिखना है कि ये लीनियरिटी की शेप में है, ये कर्व में नहीं जा रहा। जितना वोल्टेज बढ़ाएं करंट में भी उतना इंक्रीमेंट आता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बट ब्रीफली मैंने आपको बताया है कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। इसके 3 फार्मूले ड्राइव होते हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। वोल्टेज कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू आई आर। करंट कैलकुलेट करना है तो आई इंटू वी ओवर आर। आर कैलकुलेट करना है वी ओवर आई। सो डेरिवेशन फार्मूले को ड्राइव करना ये आनी चाहिए। इन केस ऑफ आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको बेसिकली आने चाहिए, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या है, टाइम में क्या रिलेशन है, तो उसको आप अरेंज कर ले इक्वेशन, 3 इक्वेशन को इनिशियल मालूम करना है, फाइनल में करना है, फाइनल करना इनिशियल में, तो उसको ड्राइव करना है, ये आने चाहिए। तो स्टूडेंट ये एक लेक्चर है, ब्रीफली आपको बताया है ओम्स लॉ का है, आप कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। कल का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा गाजिस लॉ क्या है, गाजिस लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, ओपलिन के एप्लीकेशन क्या है, सोलोनाइट में क्या है, उसके जो एक आप उनकी एप्लीकेशन है, गाजिस लॉ कहाँ पे स्फेरिकल में कैसा होता है, लीनियर में क्या है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, गाजिस लॉ से पहले ये टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जो कल का लेक्चर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक शिद्दत है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, पर यूनिट एरिया पर जो गुजरे उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा कल के टॉपिक में है, बस थोड़ा सा मैंने टच दे दिया कि आप लोग कल पढ़ लें ताकि मेरा लेक्चर जो है वो आसानी से समझ आ जाए। तो अल्लाह हाफिज़।